हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि। फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में क्लासेस ली, 2 क्लासेस ली। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझा, बट हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी रहता है। इट इज स्टिल लेफ्ट। तो उसको पढ़ने के लिए अभी मैं नाम भी नहीं बताऊंगी उस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। आप खुद रिकैप्चुलेट करो कि कौन सा है। ठीक है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके जाती हूँ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ठीक है। बोर्ड ओपन कर लेते हैं एंड लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं फिर से बता रही हूँ, बिकॉज जो हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ना है उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आने ज़रूरी है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो यू नो दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड is matter, and you know what is matter. What is matter? Anything which has mass and occupies space. Has mass and occupy space. ठीक है। अब हर एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज एटम। मतलब हर चीज मैटर है, चाहे सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैसेस ले लो, सब चीज मैटर है। बट मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। तो पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ये जो एटम है ना, ये इनडिविजिबल है, मतलब हम इसको फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में नहीं डिवाइड कर सकते। बट लेटर ऑन विद द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट केम टू नो दैट एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड। एटम को हम फर्दर तोड़ सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? पी फॉर प्रोटॉन्स। ये नया वर्ड होगा आपके लिए। आप मे बी सम ऑफ यू पहली बार सुन रहे होंगे कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो किस में डिवाइड होता है? प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं, एटम के अंदर ये जो एटम जो डिवाइड हो जाता है इन पार्टिकल्स में, इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको हम? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम में अरेंज कैसे हैं। तो अगेन कैसे अरेंज्ड है, तो उसके लिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें, इन एटम हम बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम स्टडी करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है इस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स को, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को स्टडी करने के लिए। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के अंदर एक डेंस सेंटर रीजन होता है, डेंस, वेरी डेंस सेंटर रीजन। और उस डेंस सेंटर रीजन को कहते हैं, तुम्हें पता है, ये जिसको दिखाना होता है उस तरफ एरो पॉइंट आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स, rather 4 circular orbits. These are known as shells. बट अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, बस ये बताया कि डेंस रीजन है, न्यूक्लियस इज अ डेंस रीजन which is known as the dense region in the center which is known as nucleus, and these circular orbit are given the name as shells. तो अब कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है न्यूट्रॉन्स? तो अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो हमारा जो ये डेंस रीजन है, इसमें है क्या? इस डेंस रीजन में हमारे न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और मैंने डेंस क्यों कहा इसको? क्योंकि सारा मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब तुम बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन्स का मास क्यों नहीं है? क्योंकि जो शेल्स का मास क्यों नहीं है? क्योंकि शेल्स के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है वो अभी हम देखेंगे, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो इसीलिए मास ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
मास ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली ड्यू टू नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया ना? सो मास ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली ड्यू टू दिस डेंस सेंट्रली लोकेटेड रीजन, तभी हमने बोला डेंस है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। व्हाट आर प्रोटॉन्स? अगर कोई पूछे तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आपके लेवल के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स दे हैव प्लस साइन। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वेयर एज न्यूट्रॉन्स, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमें लगेगा N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नहीं, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। प्लस तो है ही नहीं क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर है, माइनस भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। मास ऑफ एन एटम, इसके अंदर मास है। मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और न्यूट्रॉन्स क्या है? नो चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट, अब ये शेल्स में कहाँ है? शेल्स में क्या है? तो शेल्स में हमने देखा, शेल्स में साइंटिस्ट ने बताया शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। P for proton positively and electrons are negatively charged particles. And these electrons, the mass of electrons is negligible. Negligible का मतलब क्या है? ना के बराबर। That is why हम इसीलिए कह रहे हैं कि मास ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हैवी होते होंगे, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैवी होते होंगे, और वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, क्योंकि मुझे ये चाहिए आपको बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है तो वो ही हिल सकते हैं, बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल सकते। ये बात क्लियर हो गई? इसलिए हमने नेग्लिजिबल की बात की और इसीलिए हमने कहा कि इनका मास इसकी वजह से। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और शेल्स के अंदर कौन सा चार्ज है? यस, नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट थिंग इज किसी भी एटम में, अब हम नेक्स्ट एक और मतलब इसमें ऐड ऑन करते हैं, जैसे फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं अगेन, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर की नीड रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी एटम में। माइंड यू, इन एनी एटम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई, क्योंकि ये फिर चेंज हो जाता है। और चेंज क्या कब होता है? अंडर सर्टेन सिचुएशंस। वो सिचुएशंस क्या भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा पेरिफेरी आइडिया लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, डिटेल्ड आइडिया नहीं लेंगे जितना आपके सिलेबस में। तो इन एनी एटम वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू, प्रोटॉन्स का शॉर्टकट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P स्मॉल प्लस। ठीक है, P उसके सुपरस्क्रिप्ट में आप प्लस लिख दो, ऊपर की तरफ प्लस लिख दो, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो? E स्मॉल, देन शो द नेगेटिव साइन, जैसे P प्लस इसमें E माइनस, क्योंकि देन पॉजिटिव ऑफ yes, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग सो? इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ अगेन, दिस इज न्यूक्लियस, दीज आर शेल्स। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? दैट मीन्स अगर किसी भी एटम में लेट अस से एग्जांपल प्रोटॉन्स +6 है, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? -6, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो अगर 6 प्रोटॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये प्लस माइनस आई हैव शोन यू जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कि प्लस इज फॉर प्रोटॉन्स, माइनस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इंटीजर्स में पढ़ा ही हुआ है, +6 -6 का क्या आंसर आता है? 0। 0 आता है कि नहीं आता? +6 -6 0। दैट मीन्स दिस इंडिकेट कि जो हमारा एटम है, सो
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है। क्योंकि आपने लास्ट ईयर मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है, तो आपने मैग्नीशियम का शॉर्टकट सिंबल देखा होगा, M कैपिटल G स्मॉल। आपको पता है ये सिंबल कैसे लिखते हैं? अगर 2 लेटर सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द अदर वन स्मॉल। तो आपने क्या इसमें प्लस माइनस कुछ देखा है? नहीं देखा। दैट मीन्स दिस इज एटम एंड दिस एटम, सिंस इट इज एन एटम सो इट विल बी न्यूट्रल। तो और जितने भी एटम्स हैं वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल। बट अब क्या होगा? अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे हैव गॉट वेरी हैवी मास, बहुत हैवी मास होते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। बट इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकलते भी हैं और आते भी हैं। मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, और हर एक एटम नहीं करेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ एटम्स स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि एटम अगर लूज और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा? अभी तक तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे। प्रोटॉन्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल भी सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? लेट अस सी दैट। सो लेट अस स्टार्ट दैट। पहले हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, इन एनी एटम, फिर से लिख लेते हैं ताकि हम इसको कोरिलेट कर सके प्रॉपरली ऑन दिस पेज। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब मैं प्रोटॉन्स को ये लिख रही हूँ P+, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, कैसे लिखूंगी? ऐसे। दैट मीन्स +6 -6 विच इज 0 एंड एटम इज न्यूट्रल। अब हम क्या करते हैं? केस 1 लेते हैं। केस 1 when the electron is removed from an atom. Case 1 is when the electron is removed from an atom. तो मैंने जैसे बताया प्रोटॉन्स तो वैसे की वैसे लेंगे, यही हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, दिस ओनली वी टेक एज अ रेफरेंस। तो प्रोटॉन्स अगर +6 हैं और हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उस एटम से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक का मतलब 5 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो 5 हो गए। तो +6 - 5 का आंसर क्या होता है? +1। तो अगर हमारे पास, वी आर नॉट नेमिंग स्पेसिफिक एटम, लेट अस एज्यूम एटम एज ए। हम एटम को ए एज्यूम कर लेते हैं। इस केस में एटम को ए एज्यूम करा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे तो 0 चार्ज था, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। बट इस केस में क्या हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके ऊपर, इस एटम के ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया, +1। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप +1 दिखाओ, प्लस भी दिखाओगे ना तो दैट इज क्लियर कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट 1। ठीक है, प्लस इंडिकेट्स कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? एक इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे कि सपोजिंगली किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो ये प्लस है और जिस हाथ में मेरा पेन, दिस स्टाइलस है, हम इसको माइनस मान लेते हैं। तो दीज आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगी तो कौन डोमिनेट करेगा? कौन डोमिनेट कर रहा है? प्लस डोमिनेट कर रहा है। और कितना डोमिनेट कर रहा है? जितना माइनस कम हुआ है। अगर -1 कम हुआ है तो प्लस कितना? प्लस तो उतने का उतना ही है, पर माइनस कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है? 1 से। तो एक प्रोटॉन हमारा कंपैरेटिवली ज्यादा है। और नीचे जाएंगे, अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे +6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कितना बन गया? -4। ये रेफरेंस पॉइंट आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज, ये क्या हो गया? +1। अगर इसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो आंसर क्या आएगा? +2।
इसका मतलब एटम के ऊपर क्या आ गया, +2। +2 हमें दिखाना पड़ेगा, प्लस तो अंडरस्टूड है माना, पर +2 हमें दिखाना पड़ेगा। समझ में आई? तो ये +2 हो गया, ये इट इज नॉट ए न्यूट्रल, यहां पर तो ये न्यूट्रल था पर इसके ऊपर चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो जब प्लस चार्ज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, -2 कम हो गया। हमेशा हम इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसीलिए क्या आ गया, +2। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, सो दीज आर नोन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या कहेंगे इनको, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये भी क्या है हमारा, पॉजिटिवली। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव कम हो गया, तो नेचुरली पॉजिटिव ज्यादा है, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसी A+3 भी आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो 1 2 ये जब भी प्लस साइन आएगा तो ये क्या बन गए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हर एक एटम में, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्यों देखा, क्योंकि हमें चाहिए कि हर एक एटम में बताने के लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, माइनस कम हुआ, तो कितना कम हुआ, मतलब उतना ही प्रोटॉन्स का डोमिनेंस बढ़ेगा, तो उतना ही हमारा क्या दिखाएगा, प्लस दिखाएगा। मतलब इतना प्रोटॉन इतना इलेक्ट्रॉन कम है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या ज्यादा हो गया, 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। दिस इज द केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। और केस 1 और केस 2, क्यों मैं इसको केसेस के वे से क्यों डिस्कस कर रही हूँ अभी बताती हूँ। नाउ लेट अस टेक केस 2। केस 2, इसमें तो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब हम क्या करें, अगर हम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एटम में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, हम यही रेफरेंस पॉइंट लेंगे। प्रोटॉन को हमारे कुछ नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज गॉट ह्यूज मास, इट कैन नॉट लीव द पोजीशन। तो कौन लीव करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लीव करेगा या आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक ज्यादा आ रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया ये, -7। सो व्हाट इज द आंसर, -1। तो इसका मतलब एटम क्या बन गया, हम यही एटम ले रहे हैं कि एक एटम हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ही एटम ए, अगर उसने गेन कर लिया तो प्लस आ गया, अगर वो अगर वो लूज कर रहा है तो प्लस आ रहा है, और अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर क्या साइन आ रहा है, माइनस। सिमिलरली अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो क्या साइन आएगा, -2। सो यू कैन राइट डाउन A-2। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग सो, पहले तो इक्वल है, बट अगर गेन कर लिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो कौन डोमिनेट फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डोमिनेट फैक्टर हो गया। कितना, उसने 1 गेन किया तो 1 ज्यादा हो गया, 2 गेन किए तो 2 ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब नेचुरली अगर नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव बढ़ रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये जो एटम्स हैं, अब ये एटम्स नहीं रहे, अब ये क्या बन गए, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कितने बन गए, क्या बन गया ये, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां पर ये क्या कहलाएगा, एटम, जिसमें क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। बट अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होगा, ये सिर्फ एटम में ही पॉसिबल, यू कैन सी सिर्फ एटम में ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वल नहीं रहे, न्यूट्रल नहीं रहा एटम, तो वो और वो जब उसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एटम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इन द सेम वे जब वो गेन करेगा तो वो एटम नहीं बना, अब वो एटम क्या है, वो क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बेसिकली ये चीज है। हैव यू अंडरस्टूड, हमने क्या किया, हमने एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि यू कैन कोरिलेट। हमने ये बोला कि मैटर में एटम है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, न्यूक्लियस एंड शेल्स। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड शेल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैं फोकस कर रही हूँ प्रोटॉन क्योंकि मुझे वो चाहिए। ठीक है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दे हैव अ ह्यूज मास। 2 बातें हैं प्रोटॉन के बारे में, P फॉर प्रोटॉन पॉजिटिवली एंड दे हैव गॉट ह्यूज मास। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड देयर मास इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर, मतलब यही आना जाना कर सकते हैं एटम के अंदर।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होंगे, तभी एटम न्यूट्रल है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सोडियम है, आपने कभी भी उनके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं देखा, दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल, वो एटम है अभी। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस ले रहे हैं, पॉजिटिव तो उतना ही रहा, माइनस बढ़ गया, तो वो एटम क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, तो वो एटम क्या बन गया अब, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। गॉट माय पॉइंट? दिस इज क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज, हाँ, अगर हम सपोजिंगली हमारे पास टू बॉडीज हैं, जो कि एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी बॉडी है नेगेटिवली चार्ज्ड, टू बॉडीज, और कैसे चार्ज होगी हम ये अब देखेंगे। सो दिस इज वन बॉडी, दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, सो व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? जैसे कि आपने मैग्नेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, अनलाइक पोल्स, डिफरेंट पोल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पीछे करते हैं। तो इन द सिमिलर वे, अगर आप टू बॉडीज हैं, आपने कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से ही प्लस माइनस आता है, वैसे तो ये न्यूट्रल थे, ये ए था और ये बी था, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। बट इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने की वजह से, जैसे कि इसमें प्लस है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किया, निकाल दिया, इसमें माइनस है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये ए प्लस बन गया, ये क्या बन गया, बी माइनस। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। प्लस का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए, निकल गए, और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ले लिए। अगर हमारे पास बॉडीज हैं, एक प्लस है और दूसरी भी प्लस है, इसका मतलब दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हुए हैं, और अगर हम इन दोनों को पास लेके आएंगे, बिकॉज दे आर सिमिलरली चार्ज बॉडीज, सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इसमें ये है, दैट मीन्स बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स we are creating the charged body. So these are the two methods, case 1 and case 2 are the methods of creating charged bodies. Is it clear everyone? Is it clear? एक बार हम अपनी पीपीटी से भी रिवाइज करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? तो yes, so in any atom number of protons, number of electrons are always equal, so neutral atom, ये हमने देखा है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस कम है तो पॉजिटिव, नेगेटिव अगर हम ले रहे हैं, माइनस ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दिस इज क्लियर? दूसरी बात, ये तो वही मैंने करके बता दिया कि अगर एटम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, बट अगर हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, माइनस कम हो गया, तो क्या हो गया, प्लस चार्ज। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस ले लिया, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमें मिल जाएगा। सो दीज आर द टू वेज, इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने से हमें चार्ज बॉडीज मिलती हैं। नाउ दे आर नो लॉन्गर एन एटम, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बट जब लेन देन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दे आर नॉट एन एटम, दे आर चार्ज्ड बॉडीज। एक कोई पॉजिटिव हो सकती है, कोई क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड, सपोजिंगली एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे ने गेन कर ली तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट, प्लस प्लस माइनस माइनस, दे आर गोइंग टू रिपेल। नेक्स्ट इज, अच्छा अब हम ये डिस्कस करने के लिए, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, नाउ नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज, लेट अस डिस्कस मेथड्स। अब हम कह रहे हैं ना, प्लस माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा, तो ये कैसे, व्हाट आर देयर एनी मेथड्स कि जिसकी वजह से प्लस या माइनस हम चार्जेस ला सकते हैं? चार्ज का मतलब समझ गए, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो क्या मेथड्स हैं जिसमें से एक बॉडी के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग an object.
बेसिकली हमने अभी तक जितनी बात की है उसमें सिर्फ इतना समझना है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैवी हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, दे विल नॉट लीव देयर पोजीशन। बट जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिव, दे आर लाइट, नेग्लिजिबल मास, तो दे कैन बी लॉस्ट और गेन। गेन करेंगे तो माइनस, निकलेंगे माइनस कम होगा तो पॉजिटिवली चार्ज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ चार्जिंग इन एन ऑब्जेक्ट, और हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर हमारे कोर्स में रिक्वायर्ड वैसे 2 मेथड्स ही हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, और हम इसको फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सपोजिंगली मेरे पास एक स्केल है, लेट अस सी दिस इज अ स्केल विच इज अनचार्ज्ड, मतलब इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, अनचार्ज्ड बॉडी। और मैं इस स्केल को किसी क्लॉथ पीस से रब कर रही हूँ, स्केल लेके ना क्लॉथ पीस में रब कर रही हूँ जोर से जोर से जोर से। या मैं स्केल को, जब हम बचपन में करते थे, क्या करते थे, स्केल को अपने हेयर से रब करते थे, करते 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 रहते थे, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या ले लिया, एक स्केल ले लिया, और मैं ले लेती हूँ एक क्लॉथ पीस। दोनों बॉडीज कैसी हैं, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या है, इन दोनों के ऊपर कोई प्लस और माइनस साइन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर। अब जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या होगा, इनमें से एक बॉडी ऐसी होगी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देगी। पहले क्या है, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, सब इक्वलाइज है एटम में, ठीक है ना। ये मैटर है, एटम से बनी है, तो एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल है। बट जैसे ही रब किया तो इसमें से एक बॉडी ऐसी होगी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देगी, भैया ले लो मुझसे। बट एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, तो वो कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो डिसिपेट हो रहे हैं सराउंडिंग में, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हो रहा है, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन, सपोजिंगली रबिंग से, अगर हमने क्लॉथ पीस और स्केल को रब किया, स्केल अपने इलेक्ट्रॉन्स सपोजिंगली आसानी से दे सकता है, रबिंग की वजह से उसको एनर्जी मिली, दोनों को एनर्जी मिल रही है। पर कौन आसानी से उस एनर्जी से अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहा है, स्केल निकाल पा रहा है। जब स्केल निकाल पा रहा है, जब स्केल से इलेक्ट्रॉन निकले, माइनस निकले, तो ये पॉजिटिव बन गया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, जिसके साथ रब किया है उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, हम इसको यहां कंटिन्यू करते हैं। सो व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या हुआ, लेट अस से ये जो स्केल है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और ये जो क्लॉथ पीस है वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। दिस इज क्लॉथ पीस। ऑन रबिंग दिस इज हैपनिंग। सो दैट मीन्स ऑन रबिंग, दैट इंडिकेट्स ऑन रबिंग। अच्छा, ऐसा होगा कि अगर स्केल में से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ लेगा। ऐसा नहीं है 6 निकल रहे हैं तो 3 लेगा। इसका मतलब बोथ द बॉडीज विल एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आई मीन टू से, ऑन रबिंग से क्या होगा, देखो बच्चों, बोथ द बॉडीज इन दिस केस इज स्केल एंड क्लॉथ। सो बोथ द बॉडीज एक्वायर मतलब आना, इक्वल चार्जेस, इक्वल कैसे, ये 6 दे रहा है तो ये 6 ले रहा है। अगर हम समझ लें कि 6 इसमें से निकल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +6, क्योंकि 6 की कमी हो गई। और वो 6 किसने ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, कितने ज्यादा ले लिए, -6। माइनस का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, प्लस का मतलब है इसने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं। सो तो हम इसको स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ऑन रबिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बोथ द बॉडीज एक्वायर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। माइंड यू, इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एक में से निकल रहा है तो प्लस, एक गेन कर रहा है तो क्या आएगा, माइनस। बोथ द बॉडीज एक्वायर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय रबिंग. एनर्जी मिली, जिसने जो अपना इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकता था उसने लूज कर दिया, जितना लूज किया उतना ही दूसरी ने गेन कर लिया. तो लूज करने के वाले के पास प्लस साइन और गेन करने वाले के पास माइनस साइन. गॉट माय पॉइंट. तो जब मैं स्केल को अपने हेयर से रब कर रही हूं ना, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे हेयर में और स्केल में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस. और जब मैं क्लॉथ पीस से रब कर रही हूं ना स्केल को, तब भी क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग करते हैं. दिस वाज चार्जिंग बाय रबिंग. नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, मैं टू मेथड्स को ना कंपेयर करना चाह रही हूँ जो बच गए हैं. तो नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब ये वाली बात समझनी ना, मतलब ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो बस जो हम टाइप ऑफ फोर्स समझने वाले हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. अब हम क्या करते हैं, स्केल को अपने हेयर से रब करके क्या करते हैं, जैसे ये स्केल है या क्लॉथ पीस से रब करके, लेट अस अज्यूम ऑन रबिंग स्केल के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो स्केल हमारा क्या बन गया, चार्ज बॉडी. पहले अगर हमें इस केस में हमें एक चार्ज बॉडी चाहिए होती है, और चार्ज बॉडी कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन. ठीक है, तो हमारे पास स्केल है, दैट इज चार्ज बॉडी. माइनस भी हो सकता था, मैंने प्लस ले लिया. ठीक है, चार्ज बॉडी. अगर मैं स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास, हम एक बिट्स ऑफ पेपर ले लेते हैं. ठीक है, ये बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आती हूं. बिट्स ऑफ पेपर क्या है, अनचार्ज्ड. ठीक है, सो हम इस केस में इन दोनों बॉडीज को ब्रिंग देम क्लोज, हम ऐसा ही करते ना, याद है आपको, अभी मैं करके भी दिखाती हूं. ब्रिंग देम क्लोज बट डू नॉट टच देम. याद रखना, आपको टच नहीं करना है इनको दोनों बॉडीज को, बट डू नॉट टच देम. हम दो बॉडीज लेके आएंगे, एक चार्ज कैसे किया, रबिंग से, और दूसरी बॉडी कैसे लेके आएंगे, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे. करते ना ऐसे स्केल के पास, अभी करके दिखाती हूँ आप लोगों को, पास लेके आते हैं. तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा. और क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि तुम्हें पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो क्या होगा, अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा, अगर हम एक बिट्स ऑफ पेपर लें, ये बिट्स ऑफ पेपर है, वन पीस ऑफ पेपर, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव अपनी तरफ हमने पास लेके आना है, डू नॉट टच, क्लोज लेके आना है, डू नॉट टच. ये प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ माइनस को खींचने लग जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. और प्लस क्या होगा, बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा. सो इसमें क्या हुआ, माइनस ऊपर प्लस नीचे. सो दैट मीन्स व्हाट हैज हैपेंड हियर, सेपरेशन ऑफ चार्जेस. यहां पर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैव टेकन प्लेस. चार्जेस सेपरेट हो गए ना, एक माइनस नीचे ऊपर आ गया, प्लस नीचे आ गया. अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट. देखो कितना अच्छा लगता है जब हमारी डेली लाइफ से हमारे को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलता है. तो दैट इज वाई जब तुमने स्केल को अपने हेयर से रब किया, रब करने से क्या हुआ, स्केल में भी चार्ज हो गया, हेयर में भी चार्ज हो गया. अब जब तुम स्केल को इस पेपर के पीस के छोटे से पीस के पेपर ऑफ के पास लेके आए, तो उसने पास लेके आना, टच नहीं करना है. बार बार बोल रही हूँ, टच करने से क्या होगा, ठीक है मैं बताती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, पास लेके आएंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ऊपर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि यहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, तभी हमारा स्केल उन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा. तो आइए मैं आपको ये एक्टिविटी भी दिखाती हूँ, और उसके साथ एक और एक्टिविटी भी दिखाती हूँ जो कि एक सरप्राइज एक्टिविटी होगी. यू विल हैव फन. ठीक है, चलिए. हाँ बच्चों, ये देखो, ये है बिट्स ऑफ पेपर, ये है स्केल, दिस इज अ क्लॉथ पीस. मैं इसको रब करूँगी इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट. तो दिस इज मेथड बाय रबिंग. तो ये मेथड ऑफ रबिंग से एक बॉडी में पॉजिटिव और एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब मैं इस चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आ रही हूँ. कैन यू सी, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बिकॉज इस अनचार्ज बॉडी में क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया. गॉट माय पॉइंट. अब बच्चों, ये वही स्केल जो चार्ज किया था रबिंग से, देखो कैसे मूव कर रहा है. देखो ये अनचार्ज बॉडी को
कैसे मूव कर रहा है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो गेटिंग चार्ज्ड. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू द अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग. ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट सिंस हम दो मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात ना करें तो ये बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट सा लगेगा. मैं ये कहूँगी इनकम्प्लीट सा लगेगा. चार्जिंग बाय कंडक्शन. अगेन चार्जिंग बाय कंडक्शन में इसमें हमने क्या लिया था? एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी. इसमें भी हमारा ये है, विल टेक टू बॉडीज. एक चार्ज बॉडी, लेट अस से पॉजिटिवली, हम इसी को ले लेते, स्केल को ही ले लेते, ये चार्ज बॉडी. हम नेगेटिव भी ले सकते हैं. देखो अगर आप इसको कंसीडर करोगे नेगेटिव तो पॉजिटिव वहीं रह जाएगा, नेगेटिव नीचे चला जाएगा. नेगेटिव का ही मूवमेंट हो सकता है ना. इधर देखो, इधर देखो, अगर ये नेगेटिव दिख रहा है सबको, नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी. और अगर हम बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा तो नेगेटिव नीचे चला जाएगा. अगेन चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, अगेन अट्रैक्शन विल टेक प्लेस. समझे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले में ही होगा दूसरे अनचार्ज बॉडी में चार्ज सेपरेशन. दोनों केसेस में, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, दोनों केसेस में अनचार्ज बॉडी में चार्ज सेपरेशन विल बी क्रिएटेड. अगर हम स्केल को एक चार्ज बॉडी ले लें और लेटेस्ट से स्केल ले लो और एक क्लॉथ पीस ले लो या पेपर ही ले लो, कुछ भी ले लो, क्लॉथ पीस ले लो, और ये क्या है हमारा क्लॉथ पीस? अनचार्ज बॉडी. अब कंडक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, एक में चार्ज बॉडी एक में अनचार्ज बॉडी. नाउ यू हैव टू टच बोथ द बॉडीज. अभी तक हमने दूर रखा था, नाउ यू हैव टू टच बोथ द बॉडीज. अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव को ये क्लॉथ पीस के साथ हमने टच कर दिया. जैसे ही टच करेंगे तो ये प्लस है ना, तो यहां पर भी प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा. सेम चार्ज, ये हमारा चार्ज बॉडी था, राइट? ये हमारी चार्ज बॉडी थी और इसमें क्या होगा? सेम चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन अनचार्ज बॉडी. अब इसमें चार्ज आ गया, ये न्यूट्रल नहीं रहा, तो सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को? क्या करते हैं ये एक दूसरे को? दे विल रिपेल ईच अदर. क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इसका मतलब जब अगर हम रबिंग कर रहे हैं दो बॉडीज को, तो ऑपोजिट चार्ज आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. अगर हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, टच नहीं करेंगे, तब भी अट्रैक्ट करेंगे. बस जब हम टच करेंगे तो सेम चार्ज आ जाएगा, सो दे आर गोइंग टू रिपेल. और क्यों सेम चार्ज आएगा? ये प्लस है ना, जैसे हमने टच किया ना तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसमें मूव कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया. अब इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिल गई निकलने की. पहले तो यहां पर जगह नहीं थी, बीच में एयर था तो नहीं जा पा रहे थे, पर टच किया तो इलेक्ट्रॉन्स नाउ दे कैन मूव. तो ये चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? अगर नेगेटिव होगा, अच्छा अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर नेगेटिव होगा तो चलो यहां दिखा देते हैं. अगर सपोजिंगली आप नेगेटिव से टच करते हैं तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव यहां पर फ्लो कर जाएंगे, तो क्या होगा? अगेन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल. कंडक्शन का मतलब बस इतना याद रखो कि से अगर हमने बॉडी को टच कर दिया तो सेम चार्ज विल फ्लो, सो दे विल रिपेल. गॉट माय पॉइंट? नाउ अब इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें हमने देखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, बट एटम के अंदर दोनों इक्वल हैं. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम एटम से निकाल भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि इलेक्ट्रॉन्स माइनस कम हुआ तो वो एटम नहीं रहा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया. अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया किसी ने तो माइनस ज़्यादा हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया. तो इसको क्रिएट कैसे करें, पॉजिटिव और नेगेटिव को? तो बात यही है अभी. तो कैसे क्रिएट करेंगे? चार्जिंग बाय रबिंग. दो अनचार्ज बॉडीज को रब किया, दे विल हैव डिफरेंट चार्जेस, अट्रैक्ट. चार्जिंग बाय कंडक्शन, हमने जो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को टच कर दिया तो सेम चार्ज आ गए, रिपेल. चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब दूर से रखा तो ऑपोजिट चार्ज, हम वर्ड बोलते हैं इसमें कि ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड. तो ऑपोजिट चार्ज आने से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. एक्चुअली उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
अब ये जो चार्जेस डेवलप्ड हुए ना स्केल में, क्लॉथ पीस में, ये सारे चार्जेस जो है ना वो स्टैटिक चार्जेस है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एट रेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? एट रेस्ट। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, जो अट्रैक्शन हमने देखा ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज में, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज। वो चार्ज बॉडीज कैसी हैं? स्टैटिक चार्जेस है, रुके हुए चार्जेस हैं। सो दे आर शोइंग दिस अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, स्टैटिक चार्जेस के बीच में, कैसे चार्जेस के बीच में? स्टैटिक। उस अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर अगर मेरे पास कॉपर वायर है, लेट अस से कोई बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैम क्या कॉपर वायर पे नहीं हम चार्जेस क्रिएट कर सकते रबिंग से? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं कॉपर वायर को लूं और मैं रब करूं, बिल्कुल इसके ऊपर सपोजिंग नहीं चार्जेस डेवलप हो गए प्लस, ठीक है। बट अगर मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो इमेजिन कर सकते हो क्या होगा? कॉपर वायर को अगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं रब करती जा रही हूं तो क्या होगा? वो जो चार्जेस जितने भी डेवलप होंगे कॉपर से, बिकॉज माई बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्जेस फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे, अर्थिंग हो जाएगी। तो क्या मैं कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ के रबिंग मेथड से चार्ज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो अगर मैं चाहती हूँ कि कॉपर वायर पे स्टैटिक चार्जेस हो तो मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा इंसुलेटर से। इंसुलेटर से होल्ड करूँगी कॉपर वायर को, फिर उसको रब करूँगी, तभी तो चार्जेस रिटेन रहेंगे, वहीं रुके रहेंगे। बात समझे नहीं समझे? इसका मतलब इंसुलेटर्स के केस में जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट पे रहेंगे। सो वी कैन ऑब्टेन द स्टैटिक चार्जेस ऑन देम and the forces of attraction between the charge particle is known as electrostatic. बट अगर वहां कंडक्टर आ गया तो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी टू द अर्थ, तो चार्ज ही नहीं हो पाएगा। समझ में आई? नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर पीपीटी और एक बार एक देख लेते हैं अगर हमने कुछ भी वी हैव लेफ्ट एनीथिंग। यू कैन टेक द क्लिक ऑफ द आंसर। देखिए, टेक अ कूम and brush it with your hair. You bring it near the bits of paper. So what is going to happen? अब आपको सारी नॉलेज है। क्या हुआ जब आपने कूम को रब किया अपने हेयर के साथ, तो क्या हुआ? ऑपोजिट चार्जेस आ गए। अब ये चार्ज्ड है, दिस इज चार्ज। मैं ब्लैक कर लेती हूँ इसमें सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। अब ये क्या है? चार्ज्ड हो गया। और इसको क्या, ये क्या है? अनचार्ज्ड। You have bring them close but you do not touch each other. तो क्या हो जाएगा? ये कूम के ऊपर अगर हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर क्या, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। सो दे विल अट्रैक्ट नाउ, बिकॉज चार्ज सेपरेशन से ऑपोजिट चार्ज आ गया, so they will attract. Opposite charge will be induced. तो मैंने क्या लिखा है? When two bodies are rubbed against each other, तो क्या होगा? One body acquire positive charge, other body acquire negative charge, and this is possible because of the transfer of electrons. अगर मैं ये सब नहीं बताती तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही नहीं समझ में आता। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एंड दीज चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा कि when the two bodies are rubbed, bodies acquire charges. Second point, these charges are static charges. And static charges means they do not move. So this charge comb exert an this is third point. This charge comb exert an electrostatic force on uncharged object, which in this case is bits of paper. तो बस रबिंग से चार्जेस डेवलप हुए, स्टैटिक चार्जेस है, और ये स्टैटिक चार्जेस दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी। वो हमें पता कौन सी फोर्स है, जब वो कौन से मेथड से चार्ज हो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ वी हैव अ क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि लेके आ गए अट्रैक्ट हो गए क्योंकि उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ यू हैव क्लैरिटी कि क्यों हो रहा है, क्यों क्या कैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने एक्टिविटी करी है ना, वो बॉटल के ऊपर पेंसिल रख के खुद भी करना, बड़ा मजा आएगा। आपके जो छोटे सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे, उनको दिखाओगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब एक और है आपके लिए एक्टिविटी। यस, तो बेसिकली एक बार पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय अ चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी। ये तो समझ गए, रबिंग से हमने दो चार्ज बॉडीज क्रिएट की तो अट्रैक्शन होगा, और अनचार्ज बॉडी में भी क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है,
नाउ वी हैव वन एक्टिविटी, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में क्या है ये एक्टिविटी, इन्होंने 2 बलून्स ले लिए विच आर अनचार्ज्ड, ठीक है, इन दोनों को हैंग किया तो कुछ भी नहीं होगा, अनचार्ज है, कुछ भी नहीं होगा, लटके हुए हैं भाई। बट नाउ अगर हम इन दोनों बैलून्स को, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, अगर हम इन दोनों बैलून्स को रब करें वुलन क्लॉथ या किसी भी क्लॉथ से, दोनों बैलून्स सेम मटेरियल से बने हुए और सेम ही चीजों से रब करें, तो क्या होगा अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे? क्या होगा, सोचो क्या होगा? यस, दे विल रिपेल ईच अदर। और इतना मतलब इतना इजी आंसर क्यों है इसका, क्यों है इसका, खुद ही आपके माइंड में आ रहा होगा पॉइंटर्स। दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, rubbed with same material, so what will happen? Charges will be same and same charges repel each other। 4 पॉइंट्स में आंसर खत्म। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, रब्ड विथ सेम मटेरियल, तो दोनों के ऊपर चार्जेस आए, दे आर रब्ड। जब हमने इसको रब किया वुलन क्लॉथ से तो हो सकता है सपोजिंगली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, वुलन क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इसको भी हमने रब किया, ये भी तो सेम मटेरियल से बना है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। नेचुरली सेम मटेरियल है, सेम ही चीज से रब कर रहे, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, रब्ड विथ सेम मटेरियल, चार्जेस एक्वायर्ड बाय देम विल बी द सेम एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। गॉट माय पॉइंट? इजी है ना, कितना इजी हो गया। सो दिस इज द केस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 पॉइंटर्स में, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट, what is the material of balloon? Rubber. Rubbed with same material, woolen cloth. Charges acquired by them will be same, so same charges repel each other। ये 4th point। पॉइंटर्स में आंसर पूरे पॉइंट्स कवर करने हैं, आंसर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे लिखते हैं सिर्फ रिपेल ईच अदर, बट वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। समझे? चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कहती है कि सपोजिंगली इन दोनों को एक दूसरे से रब किया हुआ है हमने, अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो अब तो कितना क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर रब करके इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि रबिंग से क्या हुआ? ऑपोजिट चार्जेस आ गए, है ना, एक ने लूज किया एक ने गेन किया, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो व्हाट विल बी द आंसर? कैसे लिखेंगे इस आंसर को? देखो, इफ वी ब्रिंग द वुलन क्लॉथ used for rubbing the balloon close to one of the rubbed balloons, जिसको हमने वुलन क्लॉथ से रब किया, तो what will happen? First point, they will attract each other. Why? Because both the bodies acquire equal and opposite charge due to the transfer of electrons. First point, they will attract each other. Why? Because they acquire equal and opposite charges. Why they acquire equal and opposite charges? क्योंकि रबिंग से एक दे रहा है एक ले रहा है। They acquire equal and opposite charges due to the transfer of electrons। और लास्ट में लिख दो, this exert an electrostatic force of attraction। क्लियर हो गया? सिंपल। ये भी एक्टिविटी आपकी बुक की है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, अब ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन या अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा, मैंने अभी बताया भी था, इसमें से कौन सा हम चार्ज कर सकते हैं व्हेन हेल्ड इन हैंड? कौन कौन सा चार्ज कर सकते हैं? आप बताओ कौन कौन सा चार्ज कर सकते हैं? हम प्लास्टिक स्केल को चार्ज कर सकते हैं, हम वुलन क्लॉथ को भी चार्ज कर सकते हैं, क्या हम कॉपर रॉड को चार्ज कर सकते हैं व्हेन हेल्ड इन हैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कॉपर रॉड को चार्ज कर सकते हैं? नो, कॉपर रॉड को तो हम नहीं चार्ज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी चार्जेस होंगे, व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द चार्जेस on copper rod flow from a body to the earth, and this is known as, जब चार्जेस फ्लो कर जाते अर्थ में तो हम इसको कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं? अर्थिंग, ठीक है।
Is it okay? So copper rod cannot be charged, but they both can be charged. Why? Because copper is a good conductor, so there will be a flow of charges from a body to the earth, and this is called earthing. ठीक है? चलो.